एक सिचुएशन पे गौर करते हैं। जरा सोचिए कि एक पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर्स हैं। उनमें से एक पार्टनर अपनी डेली लाइफ और बिजनेस के स्ट्रेस से ब्रेक लेने के लिए एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है, मतलब पहाड़ों में है ना। जहां नेटवर्क तक नहीं आता। हाँ। हाँ, बिल्कुल। एकदम शांति में, जहां उसे फर्म के रोजमर्रा के कामों से कुछ हफ्तों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब वो हफ्तों बाद वापस अपने ऑफिस लौटता है तो उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। कैसा शौक? किसी अनजान व्यक्ति को बेच दी है। ओहो, ये तो किसी भी बिजनेस ओनर के लिए एक नाइटमेयर जैसा है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या वो पार्टनर जो पहाड़ों में था, जिसे इस पूरे वाक़े की भनक तक नहीं थी, उस भारी भरकम लोन या उस प्रॉपर्टी डील के लिए पर्सनल लेवल पर जिम्मेदार होगा? यानी क्या बैंक उससे अपने पैसे वसूल कर सकता है? एग्जैक्टली। इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना नहीं है। असल में इसका जवाब म्यूचुअल एजेंसी और अथॉरिटी के उन बेहद जटिल नियमों में छिपा है जो किसी भी पार्टनरशिप की नींव तय करते हैं। द डीप डाइव के आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट एक बहुत ही क्रिटिकल और फैसिनेटिंग लीगल कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी। सही कहा। और आज की सारी जानकारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लीगल नोट्स, केस लॉज और जूरिस्प्रूडेंस आर्टिकल्स पर आधारित है। आज का मिशन इन्हीं बारीकियों को समझना है ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो सके कि बिजनेस में एक पार्टनर की ताकत आखिर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। तो चलिए इस लीगल पजल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप के सबसे बेसिक उसूल से। अक्सर लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का साथ मिलकर काम करना। हाँ, और साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसे आपस में बांट लेना। वही तो। एक आम इंसान के नजरिए से ये डेफिनेशन ठीक लग सकती है, लेकिन कानूनी नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 को देखा जाए तो पार्टनरशिप उस बिजनेस का नाम है जो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल के सिद्धांत पर चलता है। यानी या तो सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर बाकी सबकी तरफ से बिजनेस चलाएं। सही। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जिसे कानून की भाषा में म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। लॉ की दुनिया में इसे पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट माना जाता है। ट्रू टेस्ट मतलब इसके बिना पार्टनरशिप मानी ही नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फर्म का हर एक पार्टनर एक ही वक्त पर दो रोल्स प्ले कर रहा होता है। वो एक प्रिंसिपल यानी मालिक भी है और अपने ही दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है। अच्छा, तो जब कोई पार्टनर फर्म के बिजनेस के लिए मार्केट में जाकर कोई रॉ मटेरियल खरीदता है या किसी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो वो सिर्फ अपने बिहाफ पर साइन नहीं कर रहा होता, वो बाकी सभी पार्टनर्स को भी उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर रहा होता है। एक पार्टनर का हर लीगल एक्शन पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है। मतलब कानूनी रूप से बांध सकता है। इसका असर ये होता है कि अगर एक ने गलती की तो लाइबिलिटी सभी पर आएगी। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ का जिक्र करना जरूरी हो जाता है जो इस म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। कौन सा केस है वो? केस का नाम है केडी कामत एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हुआ कुछ यूं था कि केडी कामत एंड कंपनी ने अपनी फर्म को रजिस्टर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी। पर मुझे याद आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे रजिस्टर करने से साफ इनकार कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल। उनका लॉजिक ये था कि जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड पढ़ी तो उन्हें पता चला कि बिजनेस का पूरा कंट्रोल और सारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ एक पार्टनर के हाथ में थे, केडी कामत। अच्छा, बाकी पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट की कोई पावर नहीं थी? ना के बराबर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि ये तो कोई पार्टनरशिप है ही नहीं। उन्हें लगा कि केडी कामत अपनी मनमर्जी से एक सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं। सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए नाम की पार्टनरशिप बनाई गई होगी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया ना? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी पार्टनर्स को रोज ऑफिस आना पड़ेगा या सब बराबर का मैनेजमेंट करें। यानी मैनेजमेंट का कंट्रोल किसी एक पार्टनर के हाथ में हो सकता है? बिल्कुल। असली टेस्ट ये नहीं है कि कौन डेली डिसीजन ले रहा है। असली टेस्ट ये है कि जो पार्टनर डिसीजन ले रहा है क्या वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर काम कर रहा है। हाँ, अगर जवाब हाँ है तो वहां म्यूचुअल एजेंसी मौजूद है। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी सोच रहा था। म्यूचुअल एजेंसी को एक ऐसी कार जर्नी की तरह देखा जा सकता है जिसमें कार का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ किसी एक पार्टनर के हाथ में है।
ये काफी अच्छी एनालॉजी है ना? वो ड्राइवर सीट पर बैठा है और रास्ता तय कर रहा है। बाकी के पार्टनर्स शायद पिछली सीट पर आराम से बैठे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। उन्हें डेली ड्राइविंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर उस कार का एक्सीडेंट होता है तो उसका असर सिर्फ ड्राइवर पर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली उस एक्सीडेंट का झटका और इंश्योरेंस की लायबिलिटी कार में बैठे सभी पार्टनर्स पर आएगी, क्योंकि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कार में बैठे सभी लोगों की तरफ से चला रहा था। बिल्कुल सही। अब यहाँ से एक नया सवाल पैदा होता है। अगर हर पार्टनर एक एजेंट है और उसके एक्शंस पूरी फर्म को बाइंड कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पार्टनर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं होगी। सही कहा। कानून ने इस एजेंसी की एक बहुत क्लियर बाउंड्री तय की है। इस अथॉरिटी को प्राइमरीली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो शायद वो है जो पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखी होती है। हाँ, ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्सा है। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो ताकत है जो डीड में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी होती है या पार्टनर्स के बीच वर्बली अग्री की गई होती है। जैसे अगर डीड में लिखा है कि सिर्फ पार्टनर ए ही बैंक के डॉक्यूमेंट साइन करेगा। बिल्कुल, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सबको अपनी लिमिट्स पता होती हैं क्योंकि सब कुछ रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह ओपनली डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन बिजनेस की रियल लाइफ इतनी सिंपल तो होती नहीं है। असली लीगल डिस्प्यूट्स वहां से शुरू होते हैं जहां इम्प्लाइड अथॉरिटी पिक्चर में आती है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 19 इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को डिफाइन करता है और ये लॉ का सबसे ट्रिकी हिस्सा है। ट्रिकी क्यों? क्योंकि ये वो पावर है जो डीड में कहीं लिखी नहीं होती, किसी ने मुंह से बोलकर दी नहीं होती, लेकिन एक पार्टनर को अपने आप कानून की तरफ से मिल जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बिजनेस तेजी से चल सके, है ना? हर छोटे डिसीजन के लिए बोर्ड मीटिंग तो नहीं बुलाई जा सकती। वही तो, कानून कहता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के दायरे में रहकर कोई काम करता है तो वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी। लेकिन ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग फर्म्स और नॉन ट्रेडिंग फर्म्स के लिए अलग-अलग होता होगा। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक ट्रेडिंग फर्म वो होती है जिसका मेन काम गुड्स को खरीदना और बेचना होता है, जैसे कपड़े का होलसेल बिजनेस। वहाँ डेली ऑपरेशंस के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। पैसों की जरूरत अचानक पड़ सकती है। एग्जैक्टली। इसलिए कानून मानता है कि एक ट्रेडिंग फर्म में किसी पार्टनर का फर्म के नाम पर पैसे उधार लेना या चेक इशू करना उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी का हिस्सा है। और नॉन ट्रेडिंग फर्म्स में जैसे कोई सीए फर्म हो गई या लॉयर्स की फर्म, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन बिजनेसेस में डेली ऑपरेशंस के लिए भारी कैश या उधार लेने की उतनी जरूरत नहीं होती। यानी एक नॉन ट्रेडिंग फर्म में पैसे उधार लेना इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। बिल्कुल नहीं। अगर एक सीए फर्म का पार्टनर बैंक से बड़ा लोन ले ले तो फर्म बाउंड नहीं होगी। इस रूल को समझने के लिए वो क्लासिक इंग्लिश केस लॉ याद आता है, हिगिंस वर्सेस ब्यूचैम्प। ओहो, वो केस तो इम्प्लाइड अथॉरिटी की बाउंड्रीज को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। इस केस में दो पार्टनर्स थे, मिल्स और ब्यूचैम्प। दोनों ने मिलकर एक सिनेमा थिएटर का बिजनेस शुरू किया था। सिनेमा थिएटर चलाना सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है, यानी ये नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। बिल्कुल। ब्यूचैम्प एक स्लीपिंग पार्टनर था और मिल्स एक्टिव पार्टनर जो रोजमर्रा के काम देखता था। और फिर मिल्स ने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, मिल्स ने फर्म के नाम पर हिगिंस से एक बड़ी रकम उधार ले ली, लेकिन उसने वो पैसा थिएटर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या उसने पैसों का गबन कर लिया? हाँ, फ्रॉड करके पैसे लेके फरार हो गया। जब हिगिंस को पैसे वापस नहीं मिले तो उसने ब्यूचैम्प पर मुकदमा ठोक दिया। हिगिंस का आर्ग्यूमेंट यही होगा कि मिल्स पार्टनर था, म्यूचुअल एजेंसी अप्लाई होती है, इसलिए ब्यूचैम्प को पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने हिगिंस के क्लेम को खारिज कर दिया। कोर्ट का लॉजिक था कि सिनेमा थिएटर चलाना एक नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है और वहां बिना पूछे लोन लेना यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली। मिल्स के पास लोन लेने की कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी थी ही नहीं। मैं इसे फिर से एक एनालॉजी से रिलेट कर रही हूँ। इम्प्लाइड अथॉरिटी रेस्टोरेंट के हेड शेफ के उस अधिकार की तरह है जहां उसे तय करना है कि सब्जी में नमक कितना डालना है। हाँ, उसके लिए वो बार बार ओनर से परमिशन नहीं मांगेगा। लेकिन क्या वो शेफ नमक की जगह सब्जी में 1 किलो चीनी डाल सकता है? बिल्कुल नहीं। या बिना पूछे किचन के ओवन ही बेच दे, वो उसके अथॉरिटी के बाहर है। वही तो। अब उस स्पेसिफिक कानूनी दायरे पर आते हैं जहां लॉ सच में पार्टनर्स के हाथ बांध देता है, जिन्हें स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। हाँ, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी इतनी पावरफुल है तो उसका गलत इस्तेमाल फर्म को तबाह कर सकता है। इसलिए कानून ने कुछ कामों पर रोक लगाई है। मतलब ऐसे काम जो कोई भी पार्टनर बिना एक्सप्रेस एग्रीमेंट के कर ही नहीं सकता।
कौन कौन से काम है वो? जैसे फर्म के विवाद को आर्बिट्रेशन में भेजना, ये डिसीजन सबका होना चाहिए। और फर्म के नाम पर अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलना, ये तो कॉमन सेंस है, वरना फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तीसरा है फर्म के किसी दावे या हिस्से को छोड़ देना, या फिर फर्म की ओर से दायर किया गया मुकदमा वापस लेना या अपनी गलती मान लेना। हाँ, सोचिए अगर एक पार्टनर दूसरी पार्टी से मिल जाए तो वो अकेले ही केस वापस लेकर फर्म का करोड़ों का नुकसान करवा सकता है। और सबसे अहम, अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना। ये तो सबसे डरावना है। अगर प्रॉपर्टी बेचने का इम्प्लाइड अधिकार मिल जाए तो कोई भी रातों रात फर्म की पूरी फैक्ट्री बेच सकता है। वही तो। और एक आखिरी रेस्ट्रिक्शन है कि फर्म की ओर से किसी नई पार्टनरशिप में शामिल होना। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, क्या पार्टनर्स इन कानूनी नियमों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं? मतलब क्या वो इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 20 पार्टनर्स को इसकी पूरी इजाजत देता है। वो आपसी सहमति से अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे वो रूल बना लें कि कोई पार्टनर 50,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे थर्ड पार्टी ट्रैप कहा जा सकता है। थर्ड पार्टी ट्रैप, ये क्या होता है? अगर पार्टनर्स ने गुप्त रूप से किसी पार्टनर का अधिकार कम कर दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी को इस रोक की जानकारी नहीं है और वो उस पार्टनर के साथ डील कर लेता है, तो क्या फर्म को उस डील का पालन करना होगा? बिल्कुल करना होगा। कानून यहाँ थर्ड पार्टी के साथ खड़ा होता है। इसका कोई एग्जाम्पल है जहाँ फर्म फंस गई हो? बहुत फेमस केस है, मर्केंटाइल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड वर्सेस गैरोड। गैरोड एक स्लीपिंग पार्टनर था और एक्टिव पार्टनर था पार्किन। दोनों गैराज का बिजनेस चलाते थे। गैराज बिजनेस, मतलब रिपेयरिंग का काम। हाँ, डीड में साफ लिखा था कि कोई कार खरीदेगा या बेचेगा नहीं, लेकिन पार्किन ने डीड के खिलाफ जाके मर्केंटाइल क्रेडिट कंपनी को एक कार बेच दी। और जब फ्रॉड का पता चला तो क्लेम गैरोड पर आया। हाँ, गैरोड ने कहा कि डीड में कार बेचना मना है तो मैं लायबल नहीं हूं, लेकिन कोर्ट ने गैरोड को जिम्मेदार ठहराया। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया को तो यही लगेगा ना कि गैराज बिजनेस में कार बेचना एक आम बात है। एग्जैक्टली। मर्केंटाइल क्रेडिट को उनकी सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता था। इंडिया में भी ऐसा ही एक केस था, मोतीलाल वर्सेस उन्नाव कमर्शियल बैंक। हाँ, उसमें भी उधार लेने पर रोक थी, लेकिन बैंक को नहीं पता था, इसलिए फर्म लायबल हुई। मतलब सिर्फ स्टाम्प पेपर पर रिस्ट्रिक्शन लिख लेना काफी नहीं है, बाहरी लोगों को नोटिस देना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमें इमरजेंसी पावर्स यानी सेक्शन 21 को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मान लीजिए फर्म के वेयरहाउस में आग लगने का खतरा हो, तो फर्म को नुकसान से बचाने के लिए एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बाहर भी जा सकता है, जैसे एक आम समझदार इंसान करेगा। लेकिन सेक्शन 22 के तहत हर काम फर्म के नाम पर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। इंटेंशन पूरी फर्म को बाइंड करने की होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पर नहीं। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि पार्टनरशिप में अथॉरिटी एक दोधारी तलवार है। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी फर्म को एकजुट रखती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी स्पीड देती है। लेकिन बिना सोचे समझे दी गई आजादी थर्ड पार्टी ट्रैप में फंसाकर भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही समझिए। ये जाने से पहले एक ऐसे विचार पर गौर करते हैं जिसका जिक्र इन पुराने केस लॉज में तो नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में बहुत रेलेवेंट है। क्या विचार है वो? आज जब बिजनेस काफी हद तक ऑटोमेटेड हो गए हैं, तो क्या होगा अगर फर्म का कोई एआई सॉफ्टवेयर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कोई ऐसा सौदा कर ले जो फर्म के लिए नुकसानदायक हो? ओहो, ये तो सच में बहुत प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या उस एआई के एक्शन को उसे सेटअप करने वाले पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा? और क्या भविष्य में इस डिजिटल अथॉरिटी के लिए पार्टनरशिप एक्ट में कोई नया सेक्शन जोड़ना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बिजनेस और कानून के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहरे कानूनी सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नए टॉपिक्स को डिकोड करते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। ये था आज का द डीप डाइव।